हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसपिरेशन का ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसपिरेशन का डिफिनीशन, कितने टाइप का होता है, स्टोमेटा क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये हम लोगों ने देख लिया था। आज के वीडियो में हम लोग दो चीज देखेंगे। एक, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। ठीक है, यानी इस वीडियो का टॉपिक है कि स्टोमेटा कैसे ओपन और कैसे क्लोज होता है, इसका क्या मैकेनिज्म है और कौन कौन से फैक्टर है जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म। ठीक है, तो स्टोमेटा कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, वो डिपेंड करता है गार्ड सेल के टर्जिडिटी पे। ठीक है, अगर गार्ड सेल टर्जिड है तो उस कंडीशन में स्टोमेटा ओपन होगा, और गार्ड सेल अगर फ्लैसिड है, ठीक है, पिचका हुआ है, तो उस कंडीशन में स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, अब हम लोग को ये देखना है कि कौन सा कंडीशन है जबकि गार्ड सेल टर्जिड होगा और जब गार्ड सेल फ्लैसिड होगा। ठीक है, तो गार्ड सेल का जो टारगर प्रेशर होता है, जो उसकी टर्जिडिटी होती है, वो डिपेंड करती है लाइट पे, स्टार्च के ब्रेकडाउन पे, सुक्रोज के एक्यूमुलेशन पे और आयन मूवमेंट पे। ठीक है, पर्टिकुलर पोटेशियम आयन इसके मूवमेंट पे डिपेंड करता है। अगर इन सब का अमाउंट, जैसे सुक्रोज का अमाउंट दिन के समय में ज्यादा होता है गार्ड सेल में, आयन का मूवमेंट हो रहा है गार्ड सेल के अंदर, तो अगर वाटर पोटेंशियल जो है गार्ड सेल के अंदर का, अगर वाटर पोटेंशियल कम हो गया तो उस कंडीशन में वाटर का इनफ्लो होगा गार्ड सेल में और गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। और जस्ट इसी का उल्टा, अगर वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल का हाई हो गया या ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाटर जो होगा वो गार्ड सेल से बाहर निकलेगा, और गार्ड सेल से जब वो बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा, तो उस कंडीशन में गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो गार्ड सेल की जो टर्जिडिटी होती है वो डिपेंड करती है लाइट पर, स्टार्च का ब्रेकडाउन कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, सुक्रोज कितना एक्यूमुलेट हो रहा है, और आयन का मूवमेंट कैसे हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है कि बाहर की तरफ हो रहा है। ठीक है, पोटेशियम आयन जो होता है वो ओपनिंग को रेगुलेट करता है, क्लोजिंग को भी करता है, और एबीए जो होता है वो हिस्टोमेटा के क्लोजर में इन्वॉल्व करता है, या कह सकते हैं कि एब्सिसिक एसिड जो होता है वो हिस्टोमेटा को क्लोज करता है। ठीक है, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। और जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होता है उस कंडीशन में ये क्या करता है, वाटर लॉस को बचाने के लिए स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। ठीक है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में। ठीक, इसके अलावा सुक्रोज है, स्टार्च है, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में। ठीक है, दिन के समय में सुक्रोज का एक्यूमुलेशन गार्ड सेल के अंदर में होता है, और उस कंडीशन में क्या होता है कि गार्ड सेल का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो लो हो जाता है, जिस कारण से वाटर एंटर करता है गार्ड सेल में और टर्जिडिटी बढ़ जाती है। स्टार्च का डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन जब दिन के समय में लो CO2 कंसंट्रेशन होता है, CO2 का कंसंट्रेशन थोड़ा जब कम होता है, तो उस कंडीशन में स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है या स्टार्च कन्वर्ट होता है सुक्रोज और मैलिक एसिड में, जिससे कि मैलिक एसिड और सुक्रोज का कंसंट्रेशन गार्ड सेल में फिर बढ़ जाता है और बाकी फिर आगे चीजें होती है। ठीक है, तो sucrose and starch play a vital role in regulating stomatal movement by influencing guard cell osmotic pressure, ठीक है, and water balance। ठीक, तो ये तो हो गया जनरल चीज। अब हम लोग देखते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग, तो ये आपका है स्टोमेटा। इसमें ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल में हम लोग को पता होना चाहिए इनर जो वॉल होता है वो थिक होता है और आउटर जो वॉल होता है वो थिन होता है। ठीक है, अब हम लोग एक गार्ड सेल को लेकर के कंसिडर करेंगे। ठीक है, दिन के समय में जब लाइट पड़ता है तो उस समय स्टार्च जो होता है वो कन्वर्ट होता है मैलेट और सुक्रोज में, और जब लाइट पड़ती है तो उसमें पर्टिकुलर कौन सा वाला लाइट, ब्लू लाइट, तो ब्लू लाइट का जो रिसेप्टर होता है वो जियांथिन होता है। ठीक है, जियाजेंथिन होता है। जियाजेंथिन जो होता है वो ब्लू लाइट का रिसेप्टर है, और जब ये ब्लू लाइट को रिसीव करता है तो वो एक्टिवेट करता है हाइड्रोजन आयन एटीपीएच प्रोटॉन पंप को, जो कि गार्ड सेल के मेम्ब्रेन पर होता है। ठीक है, तो ये है आपका हाइड्रोजन आयन एटीपीएस प्रोटॉन पंप, और जब ये इसको एक्टिवेट करता है तो ये क्या करता है, गार्ड सेल से हाइड्रोजन आयन को बाहर की तरफ मूव कराता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन जो होता है वो गार्ड सेल से निकल के बाहर की तरफ चलता है। ठीक है, बाहर की तरफ निकलता है, बाहर की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, और जब हाइड्रोजन आयन एटीपीएच प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होता है, जब एक्टिव हो जाता है, तो हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ निकलने लगता है, तो गार्ड सेल के अंदर में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, या गार्ड सेल का इनसाइड जो होता है, गार्ड सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए
पोटेशियम आयन चैनल जो होता है वो एक्टिवेट होता है, और वो पोटेशियम आयन चैनल जो होता है वो पोटेशियम आयन को बाहर से इनफ्लो करता है अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ इनफ्लो करता है पोटेशियम आयन को, ठीक है। फिर उसके बाद में पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ता है, जब इसका चार्ज ज्यादा हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन भी होता है, वो भी क्या करता है, गार्ड सेल के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। तो इधर में क्लोराइड आयन भी आ गया, प्लस स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से सुक्रोज और मैलेट बन रहा है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उससे भी सुक्रोज का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ये सब मिला करके इन सब कंडीशन से क्या होता है कि गार्ड सेल के अंदर में कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोलाइट्स का या सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। और जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो गार्ड सेल का जो वाटर पोटेंशियल होता है, ठीक है, इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा या गार्ड सेल के अंदर जो वाटर पोटेंशियल होगा वो हो जाता है लो, ठीक है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, लो हो जाता है। और जैसे ही वाटर पोटेंशियल लो होता है, H2O जो होता है वो एंडोस्मोसिस होता है उसका, या H2O जो होता है वो गार्ड सेल में इनफ्लो करता है, यानी कि H2O जो होता है वो गार्ड सेल के अंदर एंट्री करता है। और जब H2O का गार्ड सेल के अंदर फ्लो होता है तो गार्ड सेल जो होता है वो टर्जिड हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। और जब गार्ड सेल टर्जिड होता है तो उस कंडीशन में स्टोमेटा जो होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सारा का सारा प्रोसेस ये है कि ब्लू लाइट का रिसेप्टर जियाजेंथिन होता है, जब वो ब्लू लाइट को रिसीव करता है तो हाइड्रोजन आयन एटीपीएस प्रोटॉन पंप को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और जब ये एक्टिव होता है तो ये हाइड्रोजन आयन को बाहर की तरफ, गार्ड सेल से बाहर की तरफ मूव कराता है। और जब ऐसा होता है तो अंदर में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन चैनल जो होता है वो पोटेशियम आयन को बाहर से गार्ड सेल के अंदर एंट्री करता है। और पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जब अंदर ज्यादा होता है तो उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए उसके साथ साथ क्लोराइड आयन भी क्या होता है, अंदर फ्लो करता है, गार्ड सेल के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। बाकी स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से सुक्रोज और मैलेट जो है वो पहले से एक्यूमुलेट हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी सुक्रोज एक्यूमुलेट हो रहा है। तो इन सब सिचुएशन के साथ में क्या होगा, गार्ड सेल के अंदर में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिससे कि गार्ड सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल जो होगा वो लो हो जाएगा। और वाटर पोटेंशियल जब लो हो जाएगा तो उस कंडीशन में बाहर से H2O गार्ड सेल के अंदर एंटर करेगा, और जब एंटर करेगा तो जो गार्ड सेल होगा वो टर्जिड हो जाएगा। और जब ये टर्जिड होगा तो उस कंडीशन में स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका मैकेनिज्म क्या हो गया, डे टाइम में क्या होगा, लाइट, ब्लू लाइट से ये मतलब है हमारा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, प्रोसेस क्या होगा, ब्लू लाइट स्टिमुलेट्स, ठीक है। रिसीव कौन करेगा, जियाजेंथिन, और वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा फोटोट्रोपिन को, जो कि किसको एक्टिवेट करेगा, हाइड्रोजन आयन एटीपीएस प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। कहां पे, गार्ड सेल के मेम्ब्रेन पे, है ना। अब जब हाइड्रोजन आयन एटीपीएस प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा तो वो हाइड्रोजन आयन को एक्सपेल करेगा, मतलब गार्ड सेल से वो बाहर की तरफ क्या करेगा, निकालेगा, बाहर की तरफ फ्लो कराएगा। तो जिससे क्या होगा कि अंदर के साइड में गार्ड सेल के अंदर में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो इसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन क्या करेगा, उसको अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा, गार्ड सेल के अंदर एंट्री करेगा, यानी उसका इनफ्लो होगा, ठीक है। और उसको फिर बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन अगर ज्यादा हो गया उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड और मैलेट आयन भी क्या होगा, उसके चार्ज को बैलेंस करेगा। और पोटेशियम आयन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए दोनों होंगे, क्लोराइड आयन और मैलेट। और क्लोराइड आयन जो होगा वो एंटर करेगा गार्ड सेल में बाहर से, ठीक है। इसमें एक पॉइंट हमको याद रखना है कि ब्लू लाइट नॉट ओनली एक्टिवेट्स प्रोटॉन पंप इन गार्ड सेल बट ऑल्सो स्टिमुलेट बायोसिंथेसिस ऑफ मैलिक एसिड, यानी ब्लू लाइट दोनों काम करता है, हाइड्रोजन आयन एटीपीएस प्रोटॉन पंप को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और मैलिक एसिड के बायोसिंथेसिस को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अब जब ऐसा कंडीशन होगा तो गार्ड सेल के अंदर क्या होगा, इंक्रीज्ड आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर द वाटर पोटेंशियल इनसाइड गार्ड सेल, गार्ड सेल के अंदर के वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। और जिससे क्या होगा, वाटर जो होगा वो गार्ड सेल के अंदर, वाटर मूव्स इनटू गार्ड सेल के अंदर एंटर करेगा, जिससे कि गार्ड सेल क्या होगा, टर्जिड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसमें हो जाएगा लो CO2 लेवल ट्रिगर्स एंजाइम दैट कन्वर्ट स्टार्च इनटू मैलेट, ये बताया था दिन के समय में लो CO2 कंसंट्रेशन है तो स्टार्च कन्वर्ट होगा मैलेट और सुक्रोज में, जो कि एक्यूमुलेट होगा कहां पे, गार्ड सेल में, ठीक है। दिस फर्दर इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर कीपिंग वाटर इनसाइड द गार्ड सेल, जिससे कि फिर इसका वाटर पोटेंशियल या ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, वो वाटर पोटेंशियल कम होगा और वाटर अंदर की तरफ एंटर करेगा गार्ड सेल के अंदर, ठीक है। और जब गार्ड सेल स्वेल कर जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे गार्ड सेल ओपन टर्जिड हुआ, स्वेल किया, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ओपनिंग ऑफ
स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा की ओपनिंग का मैकेनिज्म। अब देख लेते हैं हम लोग क्लोज कैसे होगा, इसी का अपोजिट होता है, ठीक है, स्टोमेटल क्लोजिंग मैकेनिज्म। जब रात का समय होगा, डार्क कंडीशन जब आएगा, तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो उसमें क्या होगा, सब उसी का उल्टा हो जाएगा। जो हाइड्रोजन आयन ATPase पंप है, ये क्या हो जाएगा, ये काम करना, इसका वर्किंग स्टॉप हो जाएगा। जब इस ऐसा कंडीशन होगा तो यहाँ पे जो आपका पोटेशियम आयन जो कि अंदर जा रहा था, ठीक है, अंदर की तरफ जो पोटेशियम इनफ्लो हो रहा था, वो फिर क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। अब पोटेशियम आयन बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है, क्लोराइड भी बाहर की तरफ जाएगा इस कंडीशन में। और जो स्टार्च आपका हाइड्रोलाइज हो रहा था, वापस से सुक्रोज और मैलिक एसिड मिलकर स्टार्च बनाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अंदर में गार्ड सेल का जो अंदर होगा, अंदर का कंडीशन, यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल होगा अब वो हाई हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में H2O जो होगा वो बाहर की ओर फ्लो करेगा। H2O जो होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ फ्लो करेगा। और जब बाहर की तरफ H2O निकलेगा, गार्ड सेल से बाहर निकलेगा, तो उस कंडीशन में जो गार्ड सेल होगा वो पिचक जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। और जब फ्लैसिड हो जाए, पिचक जाएगा, तो उस कंडीशन में स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है इन डार्कनेस और ड्रॉट कंडीशन में है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, तो हाइड्रोजन आयन ATPase पंप जो होगा वो काम करना बंद करेगा, यानी ये स्टॉप करेगा, जिससे कि पोटेशियम आयन की एंट्री क्या हो गई, बंद हो जाएगी, ठीक है। और जो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन है वो क्या होगा, सराउंडिंग सेल की तरफ बाहर आएगा, यानी कि पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन जो होगा, फिर से हम लोग यहाँ पे देख लें कि इसने काम करना बंद किया, तो पोटेशियम आयन बाहर की तरफ निकलेगा, पोटेशियम आयन जो होगा वो बाहर की तरफ निकलेगा, क्लोराइड आयन जो होगा वो भी बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो वाटर पोटेंशियल होगा अंदर का वो हो जाएगा हाई, बढ़ जाएगा, जिस कारण से H2O जो होगा वो बाहर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है, गार्ड सेल से बाहर की तरफ फ्लो करेगा, तो गार्ड सेल हो जाएगा फ्लैसिड। उस कंडीशन में गार्ड सेल क्या होगा, फ्लैसिड। और जब ये फ्लैसिड हो जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा है दिस इंक्रीज वाटर पोटेंशियल इनसाइड गार्ड सेल। जब पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है, ये सब जब बाहर की तरफ निकलेंगे, गार्ड सेल से बाहर आएंगे, तो उसका वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, ड्यू टू आयन लॉस वाटर मूव्स आउट ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल से वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा और उसको क्या बना देगा, फ्लैसिड बना देगा, ठीक है। एट नाइट सुक्रोज इज कन्वर्टेड बैक टू स्टार्च। अब सुक्रोज रात के समय में स्टार्च में कन्वर्ट होगा, जिससे कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे फिर क्या होगा कि गार्ड सेल से वाटर का लॉस होगा। मतलब मिलाकर के कुल बात यह है कि H2O जो होगा वो दोनों कंडीशन में बाहर की तरफ निकलेगा, और जो गार्ड सेल होगा वो फ्लैसिड हो जाएगा, फ्लैसिड होगा यानी पिचक जाएगा, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एज गार्ड सेल श्रिंक देयर इनर वॉल मूव क्लोजर क्लोजिंग द स्टोमेटल पोर, ठीक है। तो दिन के समय में जो प्रोसेस होती है, रात के समय में उसी का अपोजिट हो जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये था प्रोसेस स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग का, ठीक। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि एब्सिसिक एसिड जो होता है, एब्सिसिक एसिड जो होता है ड्रॉट कंडीशन में या वाटर स्ट्रेस कंडीशन में कैसे काम करता है, कैसे स्टोमेटा को क्लोज करता है, ठीक है। तो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन एब्सिसिक एसिड लेवल इंक्रीज इन गार्ड सेल, ठीक है। जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होता है तो एब्सिसिक एसिड का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ABA का कंसंट्रेशन क्या हुआ, बढ़ गया है, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब क्या होगा, ABA बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर एक्टिवेट अ कैल्शियम सिग्नलिंग पाथवे इनसाइड द गार्ड सेल। दिस लीड टू इंक्रीज ऑफ कैल्शियम आयन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ गार्ड सेल। यानी ये जो ABA होगा, यह कैल्शियम आयन, ठीक है, यह क्या करेगा, कैल्शियम आयन सिग्नलिंग पाथवे को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, जिससे क्या होगा कि गार्ड सेल के अंदर कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, गार्ड सेल के अंदर कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब गार्ड सेल के अंदर कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो यह एनायन चैनल, ठीक है, एनायन चैनल को एक्टिवेट करेगा और साथ साथ पोटेशियम आयन को भी क्या करेगा, एक्सपेल करेगा, गार्ड सेल से बाहर निकालेगा, ठीक है। दिस द इंक्रीज इन कैल्शियम आयन एक्टिवेट एनायन चैनल, ठीक है, इन द गार्ड सेल मेम्ब्रेन कॉजिंग एनायन टू एग्जिट द गार्ड सेल। यानी गार्ड सेल से क्या होगा, एनायन बाहर निकलेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ पोटेशियम आयन को भी वो क्या करेगा, एक्टिवली पंप आउट ऑफ द गार्ड सेल। एक्टिवली पोटेशियम आयन को भी क्या करेगा, एक्टिवली पंप करेगा बाहर, गार्ड सेल से बाहर। और इन दोनों कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, गार्ड सेल में सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो कम हो जाएगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होगा, जिससे कि वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ आयन रेज वाटर पोटेंशियल इनसाइड गार्ड सेल, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गार्ड सेल के अंदर में क्या हुआ, वाटर पोटेंशियल जो होगा वो बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। वाटर पोटेंशियल इंक्रीज किया तो वाटर जो होगा वो वहां से निकलने लगेगा, यानी गार्ड सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा, कौन, H2O, ठीक है।
गार्ड सेल से बाहर मूव आउट होगा, और उस कंडीशन में क्या होगा कि जो गार्ड सेल होगा वो फ्लैसिड हो जाएगा, पिचक जाएगा, और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे फिर दिखाया गया है। यहाँ पे एब्सिसिक एसिड है, ये क्या करेगा, कैल्शियम परमिएबल चैनल क्या करेगा, तो कैल्शियम आयन गार्ड सेल में आया, यहाँ पे वैक्यूल है गार्ड सेल में, उससे भी कैंसर निकला, तो कैल्शियम आयन का लेवल क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ गया, और जैसे ही बढ़ा तो ये क्या करेगा, इस चैनल को एक्टिवेट करेगा, तो एनायन जो है वो कहां पे जा रहा है, यहाँ पे एनाइल लिखा हुआ है, एनाइल जो है वो बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, साथ साथ पोटेशियम आयन भी बाहर की तरफ निकल रहा है, जिससे कि वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अंदर का जो वाटर पोटेंशियल होगा, यहाँ का वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा तो H2O भी बाहर की तरफ निकलेगा, और स्टोमेटा सॉरी जो गार्ड सेल है वो फ्लैसिड होगा, और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एब्सिसिक एसिड है जो कि स्टोमेटा को वाटर स्ट्रेस कंडीशन में क्लोज करता है, इस तरीके से, इस मैकेनिज्म से। ठीक है, इसके बाद में है ट्रांसपिरेशन रेशियो, अगला हमारा टॉपिक है। तो ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या होता है, तो ट्रांसपिरेशन रेशियो रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड बाय अ प्लांट फॉर गिवन अमाउंट ऑफ CO2 एसिमुलेटेड। ठीक है, यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल का CO2 एसिमुलेट हुआ है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो कितना उसके एवज में वाटर ट्रांसपायर हुआ है, एवापोरेट हुआ है, इसी का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो। ठीक है, इट मेजर्स द वाटर यूज एफिशिएंसी, ये बताता है वाटर यूज एफिशिएंसी को। ठीक है, कैसे बताता है, तो यहां पे आप देखिए, वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ अ प्लांट बाय कंपेयरिंग द वाटर लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ट्रांसपिरेशन टू द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम जो CO2 फिक्स होता है, तो एक मॉलिक्यूल या एक यूनिट अगर CO2 फिक्स हो रहा है और उसके एवज में कितना H2O मॉलिक्यूल ट्रांसफायर हो जा रहा है या उसका ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यही बताता है ट्रांसपिरेशन रेशियो। ठीक है, तो अगर ट्रांसपिरेशन रेशियो हाई है, अ हायर ट्रांसपिरेशन रेशियो मींस मोर वाटर इज बीइंग लॉस्ट फॉर ईच यूनिट ऑफ CO2 एसिमुलेटेड। ठीक है, इंडिकेटेड लो वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है, अगर एक CO2 के एसिमुलेशन में ज्यादा से ज्यादा H2O अगर ट्रांसपायर हो जा रहा है, तो ये दिखाएगा आपका हायर TR। ठीक है, वो क्या दिखाएगा, हायर ट्रांसपिरेशन रेशियो, और इसी का हम लोग बोल देंगे लो वाटर यूज एफिशिएंसी, यानी कि एक वाटर यूज एफिशिएंसी हम लोग कह सकते हैं कि एक CO2 को एसिमुलेट कराने के लिए, एसिमुलेट करने पर हमको ज्यादा H2O लॉस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हो जाएगा लो वाटर यूज एफिशिएंसी, और ये होगा लोअर TR सडेस। अगर ट्रांसपिरेशन रेशियो कम है तो इसका मतलब है कि जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो हाई है। ठीक है, वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है, हाई है। तो हमको याद यहाँ पे रखना है ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या होता है, तो वाटर ट्रांसपायर्ड अपॉन CO2 एसिमुलेटेड, एक यूनिट CO2 एसिमुलेट करने पर कितना यूनिट या कितना मॉलिक्यूल वाटर जो है वो ट्रांसपायर हो जा रहा है। ठीक है, अब आगे है फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो होगा, एक्सटर्नल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं, और इंटरनल फैक्टर यानी प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनल हो जाएगा फैक्टर जो कि अफेक्ट करेगा ट्रांसपिरेशन को। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो अगर लाइट है, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, तो वो स्टोमेटा के ओपनिंग को स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगा। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी कम है, लाइट की इंटेंसिटी कम है, तो उस कंडीशन में स्टोमेटा की ओपनिंग कम स्टोमेटा ओपन होंगे, जिस कारण से ट्रांसपायरेशन रेट कम हो जाएगा। ठीक है, आगे है टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर इंक्रीज वाटर इवापोरेशन। क्या होगा कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो लीफ के जो चारों तरफ में जो वाटर है वो आसानी से इवापोरेट कर जाएगा, और जितना तेज इवापोरेट होगा वाटर सरफेस से सॉरी लीफ सरफेस से वाटर जितना तेजी से इवापोरेट होगा, ट्रांसपायरेशन रेट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, हायर टेम्परेचर इंक्रीज वाटर इवापोरेशन फ्रॉम प्लांट सरफेस लीडिंग टू हायर ट्रांसपिरेशन रेट्स। ठीक है, इसके बाद में ह्यूमिडिटी, दूसरा अलग पॉइंट हो जाएगा ह्यूमिडिटी। तो इसी कंडीशन में क्या होगा, अगर लीफ का जो एरिया है, लीफ सरफेस का जो एरिया है, वहां पे अगर ह्यूमिड कंडीशन है, पहले से ही ज्यादा वहां पे मॉइस्चर है, तो उस कंडीशन में इवापोरेशन कम होगा, यानी ट्रांसपायरेशन कम होगा। ठीक है, और अगर ह्यूमिड कंडीशन, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो उस कंडीशन में ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, लो ह्यूमिडिटी इन सराउंडिंग एयर इंक्रीज ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ह्यूमिडिटी कम है, अगर कम लीफ
का जो एरिया है वहां पे ह्यूमिडिटी अगर कम है तो लो ह्यूमिडिटी कंडीशन में ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। और ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन कम होगा, ठीक है। यहां पे है, तो इस पॉइंट से याद रखना है, लो ह्यूमिडिटी इंक्रीज ट्रांसपायरेशन, ठीक है। और हाई ह्यूमिडिटी लो ट्रांसपायरेशन, ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी डिक्रीज ट्रांसपायरेशन, ये हम लोग देख लिए हैं। फिर इसके बाद में है विंड और एयर मूवमेंट। अगर हवा तेज चल रही है तो लीफ का जो सरफेस एरिया है वहां से जल्दी से इवापोरेट होकर के, या इवापोरेटेड जो वाटर होगा वो वहां से जल्दी से डिस्प्लेस होगा, और जैसे जैसे तेजी से डिस्प्लेस होगा तो वहां पे ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो तेज हवा अगर चल रही है तो उसमें ट्रांसपायरेशन ज्यादा होता है, ठीक है। विंड और एयर मूवमेंट रिमूव्स वाटर वेपर फ्रॉम अराउंड द स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा के आसपास में जो वाटर वेपर है उसको आसानी से वो क्या करेगा, हवा हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और जिससे क्या होगा, ट्रांसपायरेशन का रेट और बढ़ जाएगा, ठीक। आगे है सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। मिट्टी में अगर मॉइस्चर ठीक ठाक है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होगा। लेकिन अगर मिट्टी में पानी कम है, एब्जॉर्प्शन कम हो पा रहा है, तो एब्सिसिक एसिड जो होगा इस टोमेटा को क्या करेगा, क्लोज कर देगा, जिससे कि ट्रांसपायरेशन कम हो जाए, ठीक है। टोमेटा क्लोज करेगा, ट्रांसपायरेशन कम हो जाए, ठीक है। आगे है इंटरनल फैक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन में पहला था एक्सटर्नल, उसमें हम लोगों ने एक्सटर्नल में हम लोगों ने देख लिया कौन है, तो लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड हो गया या एयर मूवमेंट हो गया, और सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी हो गया। अब इसके बाद में इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर में देख लेते हैं कि प्लांट में जो स्टोमेटा है उसकी डेंसिटी कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, ये इंटरनल फैक्टर में आता है। तो पहला है स्टोमेटल डेंसिटी एंड साइज। स्टोमेटा की डेंसिटी यदि अधिक है या लार्जर साइज का स्टोमेटा है तो उससे इवेपोरेशन ज्यादा होगा, यानी वाटर का लॉस ज्यादा होगा, ट्रांसपायरेशन का रेट ज्यादा होगा, ठीक है। क्यूटिकुलर स्ट्रक्चर, अगर क्यूटिकल थिक है तो उसमें ट्रांसपायरेशन कम होगा, लेकिन अगर क्यूटिकल थिन है तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा। अ थिकर वैक्सी क्यूटिकल रिड्यूस ट्रांसपायरेशन बाय फॉर्मिंग अ बैरियर टू वाटर लॉस, थिनर और लेस वैक्सी क्यूटिकल अलाउ मोर ट्रांसपायरेशन। वही बात होगी, क्यूटिकल अगर थिक है तो ट्रांसपायरेशन रेट कम होगा, अगर क्यूटिकल थिन है तो उस कंडीशन में ट्रांसपायरेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे है लीफ सरफेस एरिया, यहाँ पे भी बात है, ज्यादा अगर लीफ सरफेस एरिया है तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, ठीक है, और अगर कम है तो कम होगा। लार्जर लीफ सरफेस एरिया प्रोवाइड मोर एरिया फॉर वाटर इवापोरेशन इंक्रीजिंग ट्रांसपायरेशन, तो एरिया अगर ज्यादा है लीफ का तो वहां पर भी ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। प्लांट टाइप में देख लेते हैं, सीथी प्लांट जो होता है उसमें ट्रांसपायरेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू C4 और कैम प्लांट, ठीक है। C4 और कैम प्लांट जो होते हैं इनमें वाटर को कंजर्व करने के लिए एडेप्टेशन होते हैं, इस कारण से C3 प्लांट में ट्रांसपायरेशन ज्यादा होता है, C4 और कैम प्लांट जो होते हैं उसमें ट्रांसपायरेशन कम होता है, ठीक है, ये वाटर को कंजर्व करते हैं। उसके बाद में है प्लांट हार्मोन, तो एब्सिसिक एसिड हेल्प रेगुलेट स्टोमेटल क्लोजर, ये तो हम लोग पहले ही देख लिए हैं वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, ठीक है। तो ये था आज का हमारा ये वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे स्टोमेटा ओपन होता है, क्या उसका मैकेनिज्म है, कैसे क्लोज होता है, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल जो कि ट्रांसपिरेशन रेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक। तो ये रहा आज का वीडियो, इसमें हम लोग ट्रांसपिरेशन लगभग खत्म कर लिए हैं। अब इसके बाद में अगला टॉपिक लेकर के हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।